सभी को प्यार भरा नमस्कार। अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जो पिछले कई सालों से एग्जामिनेशन का पार्ट रहा है और आगे भी रहने की उम्मीद है। इसलिए इस पर एक वीडियो आपका हक बनता है और मेरी ड्यूटी। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अगर छोटे स्केल पे देखें तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऐसे जनरल लोगों के लिए ट्रांसफार्मर का वर्क जानना ही इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर करता क्या है, लेकिन फिजिक्स का बंदा होने के हिसाब से हमें उसके सभी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन से लेकर के प्रिंसिपल तक, और वर्किंग लास्ट में एफिशिएंसी, और फिर कुछ कारण से उसमें लॉसेस होते हैं उसकी एफिशिएंसी भी। तो सभी बातों को सिलसिलेवार ढंग से आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और इस पे चर्चा आपके लिए भी अहम है, मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है। ये जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर एक वैल्यू ऑफ एसी, वो लो वैल्यू हो या हाई वैल्यू हो, उसको दूसरे वैल्यू ऑफ एसी में कन्वर्ट करता है। ए ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स वन वैल्यू ऑफ एसी इनटू अनदर वैल्यू। बेसिकली वोल्टेज के सेंस में बात करते हैं, करंट के सेंस में भी बात किया जा सकता है। वोल्टेज के सेंस में ही ज़्यादा ऑथेंटिक वे में और क्लियर वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा है कि लो वोल्टेज है और इसको हाई बना दिया गया, ये भी कन्वर्सन हो सकता है, या हाई वोल्टेज है और इसको लो बना दिया गया, ये भी हो सकता है। अगर एक ट्रांसफार्मर इस फंक्शन को करता है तो उसका नाम स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और अगर कोई ट्रांसफार्मर इस फंक्शन को करता है तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब स्टेप अप स्टेप डाउन का यूज कहाँ कहाँ है और कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये हम लोग देख लेंगे। ऐसे कि आपके घर में जो स्टेबलाइजर होगा वहाँ पर एक नॉब होगा, बटन होगा, जिस पे ऊपर स्टेप अप और नीचे स्टेप डाउन लिखा होगा। कभी कभी जब ऑटो कट हो जाता है, रेड वाला बटन जलने लगता है, तो हम उस बटन को ऊपर या नीचे करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो वहाँ पर हम करते क्या हैं, इधर स्टेप अप करते हैं और नहीं तो स्टेप डाउन करते हैं। तो बात यहाँ पर हो रही थी कि ट्रांसफार्मर या तो स्टेप अप करेगा नहीं तो स्टेप डाउन करेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा है, आपको दिखाई भी दे रहा है, इंट्रोडक्शन हो गया। एक प्रिंसिपल की बात कर लें तो जिस प्रिंसिपल पे आपका ट्रांसफार्मर काम करता है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन कराने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि दो वायर होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर दो वायर लिए गए हैं। एक कॉइल आपका यहाँ पर है, ये कॉपर का कॉइल है, और दूसरा कॉइल यहाँ पर है, वो भी कॉपर का कॉइल है, और इसको वाइंड अप किया गया है ओवर द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसकी वाइंडिंग की गई है। ओके, अब जो वायर आपने सोर्स के साथ जोड़ दिया, इस सोर्स का सिंबल है, एसी सोर्स का सिंबल है, उसको आप प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। और जिस कॉइल के अक्रॉस आप आउटपुट लेंगे, यहाँ पर ओपन सर्किट रखा हुआ है, जिसको भी जोड़ना है वहाँ पर जोड़ लेंगे, वो आपका सेकेंडरी कॉइल कहा जाएगा, सेकेंडरी सर्किट भी बोल सकते हैं। ओके, ऐसा है कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन में आप एक बात ध्यान दें, आप चाहें तो इस तरफ सोर्स जोड़ सकते हैं, चाहें तो इस तरफ भी सोर्स जोड़ सकते हैं। सोर्स किधर भी जोड़ा जा सकता है। ऑब्वियस है कि एक तरफ अगर हम सोर्स जोड़ेंगे तो दूसरे तरफ हम आउटपुट लेंगे, तो जो हाँ आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी कॉइल बोला जाएगा, और जहाँ सोर्स जोड़ेंगे वो प्राइमरी कॉइल बोला जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी कॉइल आपका प्राइमरी या सेकेंडरी जैसा काम कर सकता है, इसीलिए आप ट्रांसफार्मर को बाईपोलर डिवाइस भी बोल सकते हैं या बोला भी जाता है। तो ट्रांसफार्मर बाईपोलर इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी को इंटरचेंज करके आप यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस है, तो ऐसे केस में अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो फंक्शन भी इंटरचेंज हो जाएगा। अगर कोई स्टेप अप है, अगर उसको इंटरचेंज कर लिए तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा, स्टेप डाउन है इंटरचेंज कर लिया तो स्टेप अप हो जाएगा। ओके, इन सब बातों के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप सोर्स के साथ जोड़ेंगे, सोर्स के साथ जोड़ने के साथ साथ प्राइमरी कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉइल है तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपके पास सोलेनॉइड वाला म्यू नॉट n इंटू आई होगा।
यहाँ पर म्यू नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो कोर है सॉफ्ट आयरन का है, इसलिए इसको म्यू n इंटू आई लिखेंगे। और एक बात ध्यान रहे, अगर सॉफ्ट आयरन कोर की बात करें, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसका म्यू काफ़ी हाई होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होगा। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा कि सोलेनॉइड में होता है, यहाँ पर भी लिंकअप हो जाएंगे प्राइमरी कॉइल से कुछ इस तरह से। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से लिंकअप हो गए आपके प्राइमरी कॉइल से, तो उसके अक्रॉस फ्लक्स बनेगा, क्योंकि आप फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए इंटू कॉस थीटा यहाँ पर बी ए लिख सकते हैं। ओके, एक और फैक्टर होता है नंबर ऑफ टर्न, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्न को भी इंट्रोड्यूस कर लें। अच्छा, सॉफ्ट आयरन कोर चूँकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से बाहर नहीं निकलने देता और यही फील्ड लाइन घूमते हुए इससे लिंकअप हो जाते हैं, किससे? सेकेंडरी कॉइल से। यानी आप ऐसा देख सकते हैं कि फ्लक्स डेवलप हो गया किसके अक्रॉस? तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस भी। ये क्लोज लूप जैसा कि आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने आप देख रहे हो प्राइमरी से लिंकअप हैं, उतने ही सेकेंडरी से भी लिंकअप है। ओके, तो अगर हम फ्लक्स की बात करें, तो अगर हम प्राइमरी के फ्लक्स की बात करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, बी और ए तो दोनों के लिए कॉमन मैंने कोर का बना लिया है। और यहाँ पर सेकेंडरी के अक्रॉस आप एन एस इंटू बी इंटू ए लिखेंगे। ओके, ऑब्वियस है कि और पैरामीटर्स को कांस्टेंट मान करके अगर हम डिस्कस करें, तो जब हम वर्किंग लिखेंगे, प्रिंसिपल तो हम बता दिए, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, एक बार और उस पर वापस आएंगे। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर जो दिखी, अगर हम कांस्टेंट को हटा देते हैं तो प्राइमरी के अक्रॉस जो फ्लक्स होगा और नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी, यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न है इसको प्राइमरी का टर्न बोल दिया और इसके टर्न को नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी बोल दिया, तो इसको फाई एस प्रोपोर्शनल टू आप एन एस लिख सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि इस फ्लक्स का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट फ्लक्स होता तो ऑब्वियस है कि उसका डिफ्रेंसिएशन डी फाई बाई डी टी जीरो होता और ऐसे केस में तब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होता फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर आपने अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट यूज किया है। एक बात यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर का यूज अक्सर या हमेशा ही एसी सर्किट के लिए ही होगा, डीसी के लिए नहीं, क्योंकि डीसी के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने की गुंजाइश नहीं रहेगी और होता भी है तो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो काम नहीं करेगा। जब फ्लक्स चेंज होगा उतनी देर ही वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा और जैसे ही फ्लक्स चेंज खत्म, म्यूचुअल इंडक्शन खत्म, तो यहाँ पर डीसी यूज करने से ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर एसी की बात कर रहे हैं और एसी में आप देख रहे हो ये करंट हमेशा वेरी कर रहा है। ये करंट जो वेरिएबल है उसका जो साइकिल चलता है, ओके, प्लस माइनस चलते हुए कंटिन्यूसली एंड पीरियडिकली वेरी करेगा। तो ऑब्वियस है कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली एंड पीरियडिकली वेरी करेगा, तो फ्लक्स भी तो कंटिन्यूसली एंड पीरियडिकली वेरी करेगा। यानी व्हेन ए सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए प्राइमरी an alternating magnetic flux will link up across the primary coil and the same flux will link up across the secondary coil also. Okay, but here the difference is that यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न को बदल देते हैं तो ऑब्वियस है कि फ्लक्स का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस केस में नंबर ऑफ टर्न्स रोल प्ले करेगा। तो क्वाइट नेचुरल है कि यहाँ पर वर्किंग का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हम डिवाइड कर दे दोनों को, तो डिवाइड करने के बाद से आपके पास फाई एस बाय फाई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी आ जाएगा। ओके, यहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज फाई एस इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इंटू फाई पी। ओके, चलिए नंबर को कांस्टेंट मानते हुए, दोनों के नंबर जो हैं कांस्टेंट रहेंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पर फाई एस डी एस बाई डी टी और यहाँ पर डी एस बाई डी टी एन एस एन पी डी फाई पी होगा। यहाँ से आप एन एस और एन पी को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि वो कांस्टेंट हैं, तब आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा। ओके,
इस रिलेशन में थोड़ा सा एक और मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं अपनी सुविधा के लिए। क्यों सुविधा, ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ भी एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में देखें ध्यान से, इसको हम लोग ES लिख सकते हैं, इंड्यूस EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर NS/NP इंटू आप यहाँ पर EP भी लिख सकते हैं। ओके, ऑब्वियस है कि आप यहाँ से चाहें तो ES/EP इज इक्वल टू NS/NP लिख सकते हैं। एक आपको रेशियो मिला। अच्छा, ये ध्यान रखें, ये इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस सेकेंडरी, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस प्राइमरी। EMF और वोल्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस बात पे भी हम लोगों को चर्चा कर लेनी है। तो यहाँ से वापस आकर के हम एक बात बताते हैं। जैसा सेल में आपने रिलेशन पाया था कि जो वोल्टेज होता है वो अक्सर आपको EMF माइनस I इंटू R होता है। ओके, देखिए यहाँ पर 2-3 एजम्पशंस हैं जिसको NCERT क्लियरली मेंशन करता है, दूसरे बुक भी मेंशन करते हैं, बहुत सारे बुक मेंशन नहीं करते हैं, बहुत सारे डायरेक्टली यहीं से चल जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि 3 एजम्पशंस की बात है। पहली बात, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं, इन कॉइल के रेजिस्टेंसेस काफ़ी कम होंगे, यानी इस R का वैल्यू कम होगा। दूसरी बात, यहाँ पर करंट के वैल्यू स्मॉल माने जाएंगे। और तीसरी बात कि फ्लक्स के लीकेज नहीं माने जाएंगे तीनों के बीच। अगर ये 3 एजम्पशंस लेके चलें तो ऐसे केस में ये वाला I इंटू R नेग्लिजिबल हो जाएगा और तब V इज नियरली इक्वल टू E हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप चाहेंगे तो VS नियरली इक्वल टू ES लिख लेंगे और VP नियरली इक्वल टू आप EP लिख लेंगे। याद रखें, ये EMF है और ये वोल्टेज है, और हम लोग को वोल्टेज से मतलब है क्योंकि हमने बात यहाँ पर यही की है कि वोल्टेज लो से हाई या हाई टू लो हो सकता है। ओके, तो ऐसे केस में अगर यहाँ पर आप पुट करें ES और VS का वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा, VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। ओके, कभी कभी इस रेशियो को K लिखते हैं लोग, और K लिखने के साथ साथ इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K का वैल्यू मिल गया। ओके, यहाँ तक के बाद अब एक और बात इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ ट्रांसफार्मर ना तो प्रोड्यूसर है और ना ही कंज्यूमर है, ये ना तो जनरेट करता है और ना ही उसका यूज करता है। यानी ट्रांसफार्मर सिंपली क्या है कि जो भी उसको मिलता है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, तो ऑब्वियसली AC का सोर्स आपने यूज़ किया है तो AC का पावर मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर AC का पावर प्राइमरी में PP लिखते हैं, ओके, और इसके बाद से हम सेकेंडरी में जो पावर गया उसको PS लिख लें। ओके, आइडियल सिचुएशन में बिकॉज इसने ना तो कुछ कंज्यूम किया और ना ही कुछ ऐड किया, कोई जनरेशन किया, तो वैसे केस में ये दोनों इक्वल होगा, है ना। ये आप बोल रहे हैं फॉर आइडियल, एक बात याद रखेंगे, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम लोग, आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है तब क्या होगा, ये थोड़ी देर के बाद चर्चा हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी आइडियल मान के चलिए। अच्छा, पावर के फॉर्मूले आपको मालूम होंगे, आपने लिखा था V इंटू आई, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर V इंटू आई होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, VP और IP, और यहाँ पर लिख सकते हैं VS इंटू IS। अगर आपने ऐसा लिखा तो ऐसा लिखने के बाद अब आपके पास क्या आएगा वो देख लीजिए। यहाँ पर हम अगर IP, है ना, बाय IS लिखें, देखना ध्यान में रहेगा, तो यहाँ पर VS/VP होगा। ओके, चलिए इसके हिसाब से अगर हम इस रेशियो को यहाँ इंट्रोड्यूस कर लें तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपके पास VS/VP लिखा हुआ था इक्वल टू NS/NP। ओके, तो अब हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि IP, है ना, देखिएगा रेसिप्रोकल हो गया कुछ रिलेशन, IP/IS, ओके, इज इक्वल टू VS/VP। ओके, करंट और इसका फॉर्म कुछ उल्टा है। ओके, ये भी समझने वाली बात है। अब मैंने बताया था कि कभी जब वोल्टेज आपके यहाँ कम आए
तो ट्रांसफार्मर उसको हाई कर सकता है, और कभी जब ज़्यादा है तो उसको कम कर सकता है। तो ये क्या कंज्यूम करके या जनरेट करके ऐसा करेगा? तो नहीं। तो करेगा क्या, उसकी बात भी यहाँ से पता चल जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लूँ। चलिए आइडियल ट्रांसफार्मर के केस का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई पावर मिला, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, और हमको दो सर्किट यहाँ पर दिख रहे हैं। एक आपको प्राइमरी दिख रहा है और एक आपको सेकेंडरी दिख रहा है। चलिए दोनों सर्किट की बात करें तो ऐसे केस में ये जो वोल्टेज दिया प्राइमरी में, ये आपको मान लीजिए कि 220 वोल्ट था, ओके, और करंट इसमें आपको 10 एम्पियर था, ओके। तो ऑब्वियस है कि जो पावर होगा प्राइमरी का, वो पावर आपको 2200 वाट हो जाएगा, ओके। अब सेकेंडरी में अगर हमको इससे कम वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए कि 110 वोल्ट चाहिए, ओके, तब वैसे केस में यहाँ पर करंट कितना होगा, तो कैलकुलेशन इससे करके देख लीजिए। कैलकुलेशन करके देखने के बाद पता चलेगा कि आप यहाँ पर 20 एम्पियर लेंगे। और अगर ऐसा है कि आपने 20 एम्पियर लिया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर वही रह गया, यानी पावर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो पावर प्राइमरी ने लिया वही पावर इसने सेकेंडरी को भी ट्रांसफ़र किया, ओके, इसीलिए तो नाम इसका ट्रांसफार्मर है। हाँ, एक बात है कि जब वोल्टेज इसने घटाया तो करंट बढ़ाया, और यही अगर आप उल्टा चाहते, मान लीजिए कि 220 का आ रहा था, आपको कहीं और ज़रूरत पड़ जाए, फॉर एग्जांपल ही सारे रिलेशन ले रहे हैं, आपको यहाँ पर 440 वोल्ट की ज़रूरत होती, ओके, तो ऑटोमेटिकली करंट फॉल होकर के 5 एम्पियर हो जाता। आपके जितने भी डिवाइसेस बनाए जाते हैं, ओके, वो बेसिकली 220 वोल्ट पर रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ड्यू टू पावर सेटिंग वोल्टेज कम आने लगता है। वैसे केस में आपके घर का लगा हुआ स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को बढ़ा करके 220 कर लेता है, करंट को उसके एवज में कम कर लेता है, और फिर भी आपका डिवाइस प्रॉपरली ऑपरेट करता है, क्योंकि उसको तो डिज़ाइन ही किया गया है कि पार्टिकुलर वोल्टेज पे ऑपरेट करना है। उससे लो वोल्टेज पे वर्क तो करेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर आएगा, और हो सकता है कि एक कट ऑफ वोल्टेज के नीचे वोल्टेज हो जाए तो ऑपरेट करना ही बंद कर दें, ओके। तो वैसे केस में आपके घर का स्टेबलाइजर करता यही है, ओके। वो ना अपने घर से पावर ला करके देता है और ना ही पावर को कंज्यूम करके कम करता है। यहाँ पर जो पावर आता है उसी में करंट और वोल्टेज को एडजस्ट करके, इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों का एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग वोल्टेज के सेंस में ही ज़्यादातर करके बात कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया आपके वर्किंग की बात। हम अगर बात करें दो तरह के ट्रांसफार्मर की, एक तो हमने बोला था स्टेप अप होगा। स्टेप अप में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट आपको सेकेंडरी में मिल रहा है, इसीलिए आप बोलेंगे सेकेंडरी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मतलब प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। दोनों तरफ अगर Vp और Vp से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा Vs/Vp इज ग्रेटर देन 1, ओके। और आप जानते हो कि Vs/Vp आपका Ns/Np होता है, यानी Ns/Np ग्रेटर देन 1, यानी Ns ग्रेटर देन Np, Ns ग्रेटर देन Np, ये आपको रिलेशन आएगा इस जगह पे, ओके। तो ट्रांसफार्मर दिखेगा कैसा, इस तरफ आपका टर्न आपको कम दिखेगा और उस तरफ टर्न ज़्यादा दिखेगा। अगर ऐसा दिखने लगे तो आप समझ जाना कि वो ट्रांसफार्मर क्या है, तो स्टेप अप है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, इधर नंबर ऑफ़ टर्न आपके कम दिखेंगे, ओके, जबकि इधर आपको नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा दिखेंगे, और इसीलिए ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। दूसरा आपका हो सकता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि उल्टा, यानी Vs लेस होगा Vp से। ऐसे केस में Vs/Vp लेस देन 1 हो जाएगा, यानी Ns/Np वो भी लेस देन 1 हो जाएगा, यानी Ns लेस देन Np हो जाएगा। और डायग्राम का जो शेप होगा वो कुछ उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जैसा आपने पहले बनाया था उसके कंपैरिजन में। अब इस तरफ नंबर ऑफ़ टर्न काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, जबकि इस तरफ नंबर ऑफ़ टर्न कम दिखाई देंगे। यही है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं, एक स्टेप अप
दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा देता है और स्टेप डाउन वोल्टेज को घटा देता है। हाँ, इसके एवज में, इसके कंसिक्वेंस में करंट पे भी असर ज़रूर पड़ेगा, उस पर भी आप गौर कर लेंगे कि करंट का क्या होगा। वोल्टेज के सेंस में ही हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन डिफाइन किया है और इसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। जो भी नोट्स बनाना है धीरे धीरे आप बनाते जाइए। अब बातें होंगी आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर इफ़िशियंसी। हाँ, कोई भी डिवाइस है तो उसकी इफ़िशियंसी की तो बात हम लोग करते ही हैं, सभी इंजन की करते हैं, डिवाइस की करते हैं। यहाँ पर चूँकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इसीलिए इसकी इफ़िशियंसी हम आउटपुट पावर और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर की बात करेंगे। डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अच्छा, आउटपुट आपको बेसिकली सेकेंडरी में मिला इसीलिए PS और इनपुट आपने प्राइमरी में दिया इसीलिए PP। ओके, इफ़िशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, डिनोट कर लें। और PS की बात, उसको तो VS इंटू IS लिखना ही था और इसको VP इंटू IP आप लिख सकते थे। ये हो गई इफ़िशियंसी की बात। अच्छा, अभी कभी कभी हमको परसेंटेज इफ़िशियंसी की बात करनी होती है, तो जो भी इफ़िशियंसी है उसको, जैसे इफ़िशियंसी आपका VS IS बाय VP IP है, इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए, पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में आपने देखा था कि PS और PP दोनों इक्वल हुए थे। तो ईटा की बात करें तो O तो 1 हो जाएगा, या परसेंटेज इफ़िशियंसी की बात करें तो परसेंटेज इफ़िशियंसी यहाँ पर 100% हो जाएगा। ओके, तो ऐसा अगर हो ट्रांसफार्मर मतलब वो आइडियल है। और कई बार ये बातें आपके सामने आ चुकी है कि आइडियल सिचुएशन से हट करके एक्चुअल, रियल, प्रैक्टिकल सिचुएशन भी होता है और प्रैक्टिकल सिचुएशन में कुछ कारण से कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे इफ़िशियंसी भी इफ़ेक्ट करेगा। प्रैक्टिकली हमने सभी लॉसेस को इग्नोर किया है। यहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर में भी कुछ लॉसेस होंगे और उन लॉसेस को हमको यहाँ पर देखना होगा, अकाउंट में लेना होगा। तो बात करते हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर की बात। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर अगर आप देखना चाहें तो कई फैक्टर से होता है। पहला फैक्टर आपको, जिसको हीटिंग लॉस या कभी कभी इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं। कॉपर क्यों? क्योंकि जो कॉइल बनाया है वो आपने कॉपर का बनाया है। तो ये हीटिंग लॉस या कॉपर लॉस क्या है? अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो हीट जनरेट होता है किसी भी वायर में, वो आपको I² R/T होता है। ओके, तो जैसा मैंने बताया था कि कॉइल कॉपर का इस तरह से वाइंड किया जाएगा, है ना। बहुत लंबे वायर यहाँ पर वाइंड अप किए जाएंगे तो ऑब्वियस है कि उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इस तरह से हीटिंग ज़्यादा होगी। अब इस लॉस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? तो ये जो आप वायर यूज कर रहे हैं, आप थिक कॉपर वायर यूज कर लीजिए, कॉपर लॉस या हीटिंग लॉस। तो इससे क्या होगा, अगर R कम होगा तो हीट कम होगा, और आपने पढ़ा भी था R = ρL/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा थिक कॉपर वायर के केस में, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस घट जाएगा और लॉस आपका घट जाएगा। तो ये आपका कॉपर लॉस या हीटिंग लॉस की बात हो रही है। इसको मिनिमाइज करने का तरीका, जो भी वायर हम वाइंडिंग कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वायर में, उसका थिकनेस को बढ़ा दें। ओके, और इसीलिए अगर हम कोई स्टेबलाइजर खरीदने जा रहे हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर, हाँ, AC से जितने भी चलने वाले, रन करने वाले डिवाइसेस हैं, सब में छोटा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा ही रहेगा। तो अगर वो हैवी है तो क्वालिटी बेटर हो सकती है। रीजन, हैवी थिक वायर आपने कॉपर का यूज़ किया तो उससे उसका वेट बढ़ जाएगा। तो एक नॉर्मल सा असेसमेंट है, ये भी देख लिया जा सकता है। दूसरा आपका यहाँ पर जो है वो हम लोग ED लॉस, हाँ, ED करंट के बारे में बताया गया था। ED ऑब्लिक, इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। ओके, ये ED या आयरन लॉस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ पर आपने जो यूज किया है सॉफ्ट आयरन कोर को, अगर उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो
तो आपने देखा था जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो सरफेस के ऊपर भी एक करंट सर्कुलेट करने लगता है। इस करंट को आपने ईडी करंट बोला था और ईडी करंट में इंटेंस हीटिंग होती है। अगर ये इंटेंस हीटिंग प्रोड्यूस करे तो उस हीट की वजह से लॉस होगा। इसीलिए करते क्या हैं, ओके, अगर ईडी करंट को मिनिमाइज करना है तो जो कोर बनाते हैं, है ना, उस कोर को इस तरह से स्लॉटेड बनाते हैं, पतला पतला थिन स्लाइस काट करके। और इस तरह का स्लाइस अगर कट गया तो वैसे केस में सरफेस एरिया एक एक का कम कम होता जाएगा। एकदम पतले पतले स्लाइस काटे हुए हैं तो सरफेस एरिया यहाँ कम होता जाएगा। और अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो वैसे केस में यहाँ पर जो ईडी के फॉर्मेशन होंगे, सर्कल भी छोटे छोटे बनेंगे और ऐसे केस में ईडी करंट स्मॉल होगा, हीटिंग भी कम होगी। ओके, इसीलिए ये लॉस अगर मिनिमाइज करना है तो इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो आपके कोर के प्लेट्स हैं उसको सबसे पहले स्लॉट किया जाता है, पतले पतले स्लाइस काटे जाते हैं और उसके बाद से इंसुलेटिंग मटेरियल से उसको लेमिनेट भी कर लिया जाता है ताकि उनके बीच कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं रहे। ओके, ये तो दूसरे लॉस की बात हो गई। अब तीसरे लॉस की भी बात करते हैं। तीसरा लॉस यहाँ पर हिस्टेराइसिस लॉस, ये भी टर्म आपके लिए एक नया टर्म है। और हिस्टेराइसिस लॉस जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बीएच कर्व। आपने ये पिछले चैप्टर में, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में देखा होगा कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को, खास करके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो ये जो लूप बनता है ना, कुछ इस तरह से बनता है। ओके, इस तरह का बना हुआ लूप जो है इसको बीएच लूप या बीएच कर्व या हिस्टेराइसिस कर्व बोलते हैं। और इसके अंदर का जो एरिया है, ओके, वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देता है और ये बताता है कि उस साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, ओके, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, कितना एनर्जी यूज हुआ। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम अगर कोई सब्सटेंस चूज करें कोर के लिए तो कोशिश करेंगे कि ऐसा सब्सटेंस चूज करें जिसका ये बीएच कर्व जो है, हिस्टेराइसिस कर्व जो है, वो छोटा हो, मतलब कुछ इस तरह का हो। ये कर्व कुछ इस तरह का हो, ऐसा पतला। जितना थिन कर्व होगा उतना ही कम एनर्जी, ओके, डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ सीरीज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, रीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार, एक बार पॉजिटिव साइकिल में करंट है, फिर नेगेटिव साइकिल में करंट है, करंट फिर पॉजिटिव साइकिल में, तो एक बार वो मैग्नेटाइज हो गया उस डायरेक्शन में, फिर ओरिएंटेशन अपोजिट हुआ और फिर वो डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर से वो मैग्नेटाइज हुआ, तो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा। तो वैसे केस में अगर इसका एरिया ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी ज़्यादा लॉस कराएगा और इसीलिए आप ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसका हिस्टेराइसिस कर्व कम है। जैसे ये वाला जो कर्व है ऊपर वाला, ये कर्व बेसिकली स्टील के लिए है। तो स्टील जैसा मटेरियल हम नहीं यूज करेंगे जब भी हम ट्रांसफार्मर का कोर बना रहे हैं, और ये जो है सॉफ्ट आयरन का है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर भी आपको कोर के नाम पे सॉफ्ट आयरन कोर लिखा गया है। तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का रीजन भी कभी पूछ ले तो यहाँ से आप को रिलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, यहाँ तक की बातें ओके। थर्ड लॉस हो गया। फोर्थ लॉस की तरफ चलते हैं। फोर्थ लॉस भी ट्रांसफार्मर के जो शेप की बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को नया बनाता है। ऐसा है, इसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस। फ्लक्स लीकेज लॉस क्या है कि फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, मतलब ये कंस्ट्रक्शन अभी जो हम दिखा रहे हैं ये फॉल्टी कंस्ट्रक्शन माना गया। अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में काफ़ी गैप रहेगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जितना ज़्यादा गैप, लॉस के चांसेस, लीकेज के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। तो अब किया क्या गया इस लॉस से बचने के लिए? अभी जो नया ट्रांसफार्मर आता है उसमें जो कोर है ना, उसको कुछ ऐसा बनाया जाता है, कोर को कुछ ऐसा बनाया जाता है इस तरह से। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और इसी के ऊपर बीच वाला जो पार्ट है, प्राइमरी सर्किट को वाइंड अप कर देते हैं, और साथ ही साथ इसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल भी रैप हो जाता है। ओके, अब एक ही के ऊपर दूसरा कॉइल जब ये करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी 1 मैक्सिमम हो जाएगा, और वैसे केस में फ्लक्स लीकेज के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। अगर एक मान लो इनर कॉइल ये है या प्राइमरी कॉइल, ऊपर से सेकेंडरी कॉइल, तो जो फ्लक्स इसके क्रॉस होगा सेम फ्लक्स इसके क्रॉस भी लिंक होगा। इसको बनाने के लिए जो
नया वाला ट्रांसफार्मर में है उसमें कुछ ऐसा शेप यूज किया गया है और इसको इस तरह से अरेंज करते हैं। तो ये जो शेप मैं यहाँ पर दिखा रहा था वो सेम शेप आपको दिखाई देगा। और कॉइल कैसे वाइंड अप करते हैं वो भी मैं दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर एक मैंने यहाँ अरेंज करके रखा है, दूसरा जस्ट इसके अपोजिट ऐसे करके प्लेस करेंगे और देखिए कोर बनता जाएगा। और कोर बनने के बाद से अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर आपको इस तरह से दिखने लगेगा। ओके, तो एक तरफ से प्राइमरी का जो वायर निकाला हुआ है इस तरफ है, दूसरी तरफ से सेकेंडरी का वायर इस तरफ से निकाल दिया गया है और इस तरह से जिधर से आप जोड़ेंगे सोर्स वो प्राइमरी कहलाएगा और जिधर आप आउटपुट लेना चाहेंगे वो सेकेंडरी कहलाएगा। तो ये लॉस इस तरह से मिनिमाइज करते हैं या कम करते हैं। ट्रांसफार्मर के पास जब जाएंगे तो एक साउंड सुनाई देती है, वो मधुमक्खी के साउंड जैसा, जिसको हम लोग हमिंग साउंड बोलते हैं। यानी यहाँ पर एक लॉस और भी होता है, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसके हिसाब से हमिंग साउंड का लॉस ओके बोलते हैं इसको। और इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर इंसुलेटिंग स्पेशल टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। क्या है ना कि बार बार अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएशन के कारण ट्रांसफार्मर अपना वाइब्रेशन सेट हो जाता है उसके प्लेट के बीच में और उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ होने लगती है। अगर उसके बीच में कोई लुब्रिकेंट नहीं रहे तो आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कई बार तो आप देख लेना या सुन लेना, लोकेलिटी में जो ट्रांसफार्मर है उसमें काफ़ी तेज़ साउंड आ रहा हो। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा हुआ है, तुरंत इमीडिएट उसमें अगर ऑयल नहीं डाला गया तो साउंड लॉसेस के कारण ट्रांसफार्मर बर्नआउट भी हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये भी लॉस है। इन लॉसेस को, सभी लॉसेस को आपको देखने होंगे। अच्छा, तो इन लॉसेस को देखने के बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ट्रांसफार्मर जो है आपका लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होगा, हम कुछ इस तरह से अरेंज करके देख लें। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको मालूम है कि वायर इस तरह से ट्रांसफार्मर का और बहुत दूरी तक, हम मान लें कि डिस्टेंस तक जा रहा है। पावर स्टेशन कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर आप एक जगह बना लें जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये आपका पावर स्टेशन है। इस पावर स्टेशन से हमको अपने होम तक, ओके, हाउस तक, है ना, इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। वैसे केस में क्या होगा, तो अब बहुत सारे ट्रांसफार्मर इसमें सीरीज में लगेंगे, कार्य करेंगे और किस तरह से ट्रांसफार्मर एक एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ये भी आपका देखना इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, फिर आगे भी आपको ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा घर तक पहुंचने के लिए। घर लोकेलिटी के पहले भी एक ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर की बात करेंगे और कहाँ कौन कौन सा प्रोसेस होगा ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए ठीक है, आते हैं इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लगभग 6600 वोल्ट पावर स्टेशन पे जनरेट होता है और हमको घर पे 220 वोल्ट चाहिए। तो बोल सकते हैं आप कि 10-20 घर वाले लोग जाकर के डायरेक्ट पावर स्टेशन से कनेक्शन कर लें। इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर डायरेक्ट पावर स्टेशन से हम कनेक्शन करके करंट लेंगे तो ऑब्वियस है कि वोल्टेज कम होगा, करंट उसमें काफ़ी ज़्यादा होगा और हीट का जो लॉस है वो I² RT के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर I ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे केस में सबसे पहले आप कर लीजिए क्या, इसको स्टेप अप करके 132000 वोल्ट बना लिया जाता है। अब कितने टाइम्स वो देख लेना होगा। इसके बाद से अब ये जो वोल्टेज आ रहा है, ऑब्वियस है कि करंट इसमें काफ़ी नेग्लिजिबल हो गया, करंट काफ़ी स्मॉल हो गया। ओके, अब ये हीटिंग का जो लॉस होगा वो भी काफ़ी कम होगा। अब यहाँ पर जो आया हमारे पास, ये सब स्टेशन की बात करें, ये हमारा सब स्टेशन है। तो सब स्टेशन, सभी लोकेलिटी में एक सब स्टेशन होता है। तो सब स्टेशन के पहले हम उसको क्या करेंगे, स्टेप, है ना, डाउन करेंगे और स्टेप डाउन करके उसको हम लोग 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चाहेंगे तो एक और ट्रांसफार्मर लगा करके उसको और फर्दर रिड्यूस कर लेंगे, और नहीं तो होम तक पहुंचने के पहले फिर से हमको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से
आपका लॉन्ग डिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ट्रांसफार्मर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना ट्रांसफार्मर के एसी का आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, इससे आपके लॉसेस भी काफ़ी होंगे और दूसरी बात पॉसिबिलिटी भी कम होगी। ओके, तो होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर ये मेरा लेक्चर। थैंक यू।